चित्रसेन, अगर आपको हम ये कहें कि हमारे दर्शकों को बताइए कि चित्रसेन आखिर हैं क्या, तो कैसे आप अपने को डिस्क्राइब करना चाहेंगे? हाउ यू वांट योरसेल्फ टू बी नोन एंड रिमेम्बर्ड? नमस्कार सर। मैं चित्रसेन साहू हूँ और मैं माउंटेनियर हूँ और साथ में पैरा एथलीट हूँ। और मैं अभी पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स और इंक्लूजन के बारे में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। तो बस इतना सा बेसिक इंट्रोडक्शन है सर। इनफैक्ट मेरा सवाल एक दूसरे धरातल पर है। एक तो ये कि हम चित्रसेन साहू को जानते हैं और उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल है, बहुत कुछ आपके बारे में लिखा गया है, कहा गया है। लेकिन मैं चित्रसेन साहू से ये व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछ रहा हूँ कि वो अपने को एज ए ह्यूमन बीइंग वो कैसे चाहते हैं कि लोग उनको कैसे पहचाने, एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के नाते कैसे पहचाने। अगर किसी को रेफरेंस दिया जाए कि भाई चित्रसेन साहू को जानते हैं तो वो बता सकते हैं, लेकिन आप कैसे बताना चाहेंगे और लोगों को अपने बारे में? I think Chitrasen Sahu is the first double amputee mountaineer who climbed Mount Kilimanjaro, Mount Kosciuszko, and Mount Elbrus. And I am an adventure enthusiastic person. So यही बोल सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि हाँ, आई थिंक लाइफ में कोई चीज लिमिटलेस टाइप की चीजें कभी होती नहीं है। सो मैंने वो चीज एडमायर किया है और ऐसा बोल सकते हैं लोग मुझे हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से जानते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक मैं मेरा हाफ पोर्शन ह्यूमन है और हाफ पोर्शन इज लाइक अ रोबोटिक्स। सो बेसिकली हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से मुझे लोग जानते हैं। सो बस यही है सर। मैं चित्रसेन को ऐसे जानना चाहता हूं कि एक इंसान जिसने रुकना मंजूर नहीं किया, जिसको चलने के लिए बोला तो उसने दौड़ कर दिखाया, और ये साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। आप बता रहे हो कि आपको हाफ रोबो के नाम से जानते हैं, मैं तो पूरे इंसान से भी ज्यादा आपको मान के ये पूछना चाहता हूं कि ये जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा शक्ति, वो आपको कहां से मिलती है? आई थिंक इसमें कोई अलग सा चीज नहीं है सर। मैं वही चीजों को फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे चीजें पसंद है। तो जीने की इच्छा शक्ति तो बहुत अलग सवाल हो गया। तो मैं वो अपनी लाइफ जी रहा हूँ। मुझे मुझे घूमना फिरना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे एडवेंचर पसंद है। तो मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे व्हील चेयर बास्केटबॉल पसंद आ गया, मुझे स्विमिंग पसंद आ गया, तो मैं वो चीजें कर रहा हूँ। सो मेरा ऐसा मानना है कि जो चीजें आपको पसंद हो और वो जो मन को भा जाए वही चीजें आप करते रहो, तो फिर वो आपको जो जीने की ललक है वो आई थिंक वो बरकरार रहेगी और उतनी स्मूथली और उतनी खुशी खुशी आपकी जिंदगी आगे जाती जाएगी। और आई थिंक रुकावटें भी आएंगी ना, तो फिर आई थिंक आप वो ओवरकम कर लेंगे डेफिनेटली। सो आई थिंक इसीलिए ऐसे इजीली स्मूथली चल रही है सर लाइफ। सो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि जो चीजें पसंद हो वो करें। ऐसा होता है जिंदगी में चित्रसेन, सब कुछ सही है, फिर भी मन नहीं करता कुछ काम करने के लिए। जैसे अभी समय है, बहुत से लोग कहते हैं घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, मिल नहीं रहे, कहते हैं कि मन नहीं कर रहा। तो सब कुछ सही है और मन नहीं कर रहा। ऐसे में ये जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, इंग्लिश में कोई ऐसा इतना शक्तिशाली शब्द नहीं है, इसलिए मैंने जिजीविषा, जीने की इच्छा शक्ति। और जीने की इच्छा शक्ति वो जो आप अपने जो भी क्रियाकलाप है उनमें दिखा रहे हो, कि जो अभी आपने बोला कि मेरा वॉलीबॉल खेलने को मन करा तो खेल लिया। मन तो हमारे भी बहुत कुछ करता है, लेकिन हम कर नहीं पाते। यहाँ फर्क आता है कि जीने की इच्छा शक्ति, जिंदगी को जीने की इच्छा शक्ति किसमें बलशाली होती है, वो कर लेता है। तो मैं देख रहा था कि आपने बहुत सारे रोमांचक कार्य किए हैं, साहसिक खेलों में आप भाग लेते रहे हैं, और मैं खुद पैराग्लाइडर और पैरा जंपर रहा हूँ।
तो मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग मोमेंट होता है पैराट्रूपर्स के लिए, वो ब्रेकिंग द फॉल होता है, जब वो टच करते हैं। तो ये कैसे आप हैंडल कर लेते हैं, ब्रेकिंग द फॉल, रोलिंग एंड ब्रेकिंग द फॉल? वो पैराट्रूपर्स वो टेक्निकल टर्म अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जब आप पैराशूट से लैंड कर रहे होते हैं, वो बड़ा क्रिटिकल मोमेंट होता है। सबसे पहले तो सर मेरे ख्याल से जो चीज होती है, जो लोग होते हैं वो इसलिए आई थिंक रुक जाते हैं या आगे नहीं बढ़ते, या जो जीने की इच्छा शक्ति बोल रहे हैं, आई थिंक हम एक स्टेप लेने से डरते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वही लेने से हम डरते हैं। तो जब आप पहला स्टेप लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपको उसी डायरेक्शन में मिलते जाती है, या फिर आपको थोड़ा, अगर आप छोटे स्टेप लिए और सक्सेसफुल हुए, तो फिर आपको फिर और इच्छा शक्ति होती है कि आपको करना है। तो लोग पहला स्टेप लेने से डरते हैं, मैं भी। और या फिर लोग कंपेयर करते हैं अपने आसपास के लोगों से, या फिर वो चीजें उसको, उसमें कठिनाई ज्यादा नजर आती है लोगों को, जो चीज वो करने वाले हैं या करने की सोचते हैं। या फिर जो आसपास के लोग रहते हैं उन्हें वो डरा देते हैं कि नहीं ये तो थोड़ा कठिन है, या फिर ये जो सोसाइटी को जो पसंद नहीं है उस टाइप की चीजें होती है। तो ऐसे बहुत सारे XYZ रीजन हो सकते हैं जिस कारण वो आदमी जो पहला स्टेप लेना चाहिए वो नहीं ले पाता। और जब पहला स्टेप नहीं लेंगे तो फिर आप बाकी चीजें तो आप कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक आपको एक दिन वो बाहर निकलना है, और एक दिन आपको डिसाइड करना है कि नहीं ये मुझे करना है और ये मुझे करना ही है। तो वो आप पहला दिन निकलेंगे, करेंगे। पहला दिन में भी आपको सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, या कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जो वो चीजें अट्रैक्ट करेंगी आपको। तो मेरे साथ भी ऐसी सारी इवेंट रहा है, जब मैं कोई चीज करने के बारे में सोचता हूँ, तो आई थिंक वो एक स्टेप, जो फाइनल स्टेप जो बोलना चाहिए, पहला स्टेप सबसे अहम होता है। फिर धीरे धीरे स्लोली स्टेप में अपन सारा चीजें करते हैं। आई थिंक मैं माउंटेनियरिंग की भी बात करूँ तो मैंने जस्ट छोटे मोटे घूमने फिरने और ट्रैक से स्टार्ट किया था। देन अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ाए। फिर थोड़ा कठिनाइयां भी हम वैसे ही बढ़ाते गए। और इन सब चीज के बीच में मुझे जो सबसे अच्छा चीज लगा, वो मुझे जब मैं नेचर के करीब होता हूँ या अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर पाता हूँ मैं उस जगह पे, तो ये काफी अच्छी फीलिंग होती है। और आई थिंक माउंटेन्स में जब जाने के बाद एक 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 टाइप का, एक बोल सकते हैं, नशा होता है। तो वो सारी चीजें हैं। तो इसीलिए वो सिंगल स्टेप आई थिंक मैं अगर नहीं लेता तो मेरा ये सारा चीज में ये काम नहीं बन पाता। और दूसरा चीज जो पैराग्लाइडिंग वाला जो एग्जांपल दे रहे थे आप, तो उसमें ये था सर, जब हमने स्काई डाइविंग का जब हमने किया था, तो लैंडिंग का काफी चैलेंज था। एक तो उसमें डाइविंग का भी था कि जब आपका लेग एम्प्यूट है, तो उसमें आपको बायोंसी जो मेंटेन करना, बायोंसी नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक एयर में कोई दूसरा वर्ड होता होगा। तो बॉडी वो प्रॉपर फ्लोट नहीं हो पाती जब आपका डिसेबिलिटी है, एक साइड लेग थोड़ा कम है, एक साइड ज्यादा है, तो वो बैलेंस करने में बॉडी को प्रॉब्लम जाता है। जो सेकंड इशू था वो लैंडिंग का जो था, उसमें बाई वो बम, मतलब उसमें अपन ने लैंडिंग किया था, तो हमने आर्टिफिशियल लेग को निकाल के ही जंप किया था, क्योंकि आर्टिफिशियल लेग के साथ जंप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है एयर में। और दूसरा लैंडिंग के टाइम भी इशू होता। तो हमने विदाउट आर्टिफिशियल लेग हमने जंप किया था। और लैंडिंग के टाइम हमने डिसाइड किया कि हम अपने लेग को थोड़े ऊपर रखेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी इंजरी ना हो। और वही काफी प्रिकॉशन रखा था हमने। और वो तो बेसिक्स आई थिंक हमने काफी सोच के किया था, तो वो आसानी से हो गया हमारा। और तो इसीलिए वो जब आप कोई भी चीज करते हैं तो आई थिंक आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती, क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है, और उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो ये मैंने किया है, और आई थिंक इसी कारण से ही सारा चीज अभी चल रहा है काफी अच्छे से। चित्सेन एज पैराग्लाइडर और पैरा जंपर, पैराट्रूपर, एक इंसान जब टच डाउन करता है तो उसका जो मोमेंटम है फॉल को ब्रेक करना एक टेक्निकल होता है, फिजिक्स से रिलेटेड इशू है। और वो टच डाउन करने के टाइम में जो जिस मोमेंटम के साथ, जिस स्पीड के साथ बॉडी टच करती है जमीन को,
स्लो डाउन करने के लिए ब्रेक की तरह पैरों का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था, और आपने जो बताया कि आपने पैर का इस्तेमाल नहीं किया, ये जिन्होंने कभी पैरा जंपिंग नहीं की है वो शायद ना समझ पाए, लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट है, क्रूशियल टाइम है, जहां आपके कंप्लीट बॉडी वेट को ब्रेक करने के लिए जो लेग्स का इस्तेमाल है वो तो होते नहीं है, और जब आप टच डाउन कर रहे हो तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा मुश्किल मोमेंट होता है। स्काई डाइविंग करना अपने आप में आपको रिलेटिवली बहुत आसान लगता होगा, मेरी नजर में ये सबसे मुश्किल काम था। तो जब आप ये करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो एक ये साधारण इंसान को समझ में आता है कि दरअसल मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। और आपका जो मैं मिशन पढ़ रहा था, लाइफ का मिशन, मैं अपने व्यूअर्स को भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि क्या है आपका वो लाइफ मिशन, और कैसे आप समझते हैं कि जिंदगी का नजरिया आपका क्या है। गोल इज टू कंप्लीट 7 summits of 7 continents, and motto is to provide every amputee artificial limb and better life, and message that life is beyond the disability। तो ये आपका मिशन है, और इस मिशन के अंतर्गत आपने खुद रोल मॉडल बनके लोगों को बताया है कि क्या क्या किया जा सकता है। वो सारे काम जो साधारण इंसान नहीं कर सकता, आपकी पोजीशन में लोग कर सकते हैं। तो कैन डू एंड विल डू एटीट्यूड ये बड़ा मायने रखता है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 7 summits 7 continents, ये तो ऐसा एक चैलेंज है, ये बेंचमार्क इंडिया में बहुत कम लोगों ने अचीव किया है। अभी आपकी एज 28 है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि माउंटेनियर्स तो 50 साल की उम्र तक भी जा सकते हैं, एक्टिव हैं बहुत सारे। तो आपका क्या टाइमलाइन क्या है, किस किस तरीके से आप ये अचीव कैसे ये ऑब्जेक्टिव अपना फुलफिल कैसे करेंगे? सबसे पहले सर 7 समिट का सबसे पहले जो हमने माउंटेन क्लाइंब किया वो माउंट किलिमंजारो था, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है। देन माउंट कोजियस्को जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। देन अभी जस्ट रिसेंटली मैंने अगस्त में 23 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस क्लाइंब किया है, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो उस बीच एक 1.5 साल का गैप आया, जो कोविड रीजन से हमारा सारा एक्सपेडिशन ब्रेक हुआ था। तो वो अगर नहीं होता तो आई थिंक अभी तक का 5 पिक्स तो जरूर हो जा रहा था, 5 कॉन्टिनेंट जरूर हो जा रहा था। तो टाइम लाइन से हम थोड़े पीछे हो गए। और हर माउंटेन का एक स्पेसिफिक सीजन होता है, जैसे अगर माउंट मुझे क्लाइंब करना है तो उसका सीजन है नवंबर दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी में ही क्लाइंब हो सकता है साल में, जो उनका वहाँ पे समर सीजन रहता है। और वैसे ही एल्ब्रूस का है जुलाई अगस्त, तो आप कभी भी क्लाइंब नहीं कर सकते, तो हर माउंटेन का सीजन होता है। तो वैसे ही हमने प्लान किया हुआ है, और तैयारी भी हम उस माउंटेन के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे मेरा नेक्स्ट टारगेट है माउंट एकांकागुआ, जो साउथ अमेरिका और अमेरिका की मतलब सबसे हाईएस्ट पीक है। आउट ऑफ द हिमालय मतलब एशिया कॉन्टिनेंट सबसे हाईएस्ट पीक है। तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, जो कि नवंबर दिसंबर में है अभी। और उसके बाद जो 3 कॉन्टिनेंट बचेंगे उसके लिए हम कम से कम 1-1 साल टाइम लेंगे, क्योंकि वो और भी सबसे हाईएस्ट पीक हैं जो थोड़े कठिन हैं, और उनके टाइमलाइन भी ऐसे हैं कि हम उसे चाह के भी उस साल नहीं कर सकते, या हमारे पास उतने रिसोर्सेस में भी ना हो। और स्पेशली हम इस चीज के लिए हम आर्टिफिशियल लेग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये जो आप आर्टिफिशियल लेग टेक्नोलॉजी पर आप बात कर रहे थे, इसको फिर से बताइए क्यों। क्लाइंबिंग के लिए हम स्पेशली डिजाइन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चैलेंज जो आता है आर्टिफिशियल लेग का, जो वेट होता है, वजन होता है, वो हम कैसे कम कर सकते हैं, और उसमें हम शूज को कैसे हटाना है और डायरेक्टली उसमें क्रैम्पोन हम अटैच कर सकें, जो आइस सेक्शन क्लाइंबिंग के लिए। तो वो हम प्लान कर रहे हैं। साथ में ऐसे सेक्शन में जब आप क्लाइंब करते हैं जहाँ पे क्लाइमेट काफी, टेम्परेचर काफी वो होता है, माइनस में जाता है, -20 -25, तो फर्स्ट बाइट के चांसेस भी रहते हैं। तो उस कंडीशन से हमें बचाना है, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि
हम अपने लेग को उस कंडीशन से बचा सकें, क्योंकि आपको अगर मोर देन 30 डेज आपको वहां पे माउंटेन में सर्वाइव करना है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि आराम से अभी नेक्स्ट 3 to 4 years में इसे कंप्लीट करना है, और होपफुली हम अपने लक्ष्य के लिए काफी आशावान है और बहुत जल्दी से समिट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये जो 7 summits in 7 continents, these are pre-identified. In mountaineering Right. circuit, everyone knows, when we talk about 7 summits, तो जिनमें 3 आपने कर लिया, है ना? 3 आपने कर लिया और अभी 4 आपके बचे हैं। लोग ये कहते हैं कि 5 साल में 7 समिट किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फंडिंग आपके पास होना चाहिए। यू नीड टू हैव रिसोर्सेज, एंड इन 5 years यू कैन डू 7 समिट। Right, sir. कोरोना डिस्काउंटेड, तो ये 1.5 साल तो ऐसे निकल गया, आगे भी ये चलेगा। बट देन आई सी 10 years स्पेन टू complete remaining 4 summits। तो 4 साल भी हम लेके चले, तो then you would be probably very few of Indian who have achieved this distinction. How many of Indians have so far completed 7 summits? तो मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल मालूम नहीं है किसने किया है, पर मैं 2 लोग को जानता हूँ जिन्होंने ये 7 समिट किया हुआ है। कोई समिट इंडिया में भी है क्या इनमें से? नहीं सर, इंडिया में क्योंकि कोई जो एशिया की जो हाईएस्ट होती है वो होती है नेपाल में, जो माउंट एवरेस्ट है। तो इसीलिए इंडिया में कोई समिट नहीं है सर। तो अल्टीमेट ग्लोरी ये मान के चलते 7 समिट्स में माउंट एवरेस्ट तो होगा ही होगा। राइट सर। है ना? अच्छा, तो वो अभी आपने प्लान नहीं किया है, जो आपने 2 समिट्स के बारे में बताया है कि विच यू हैव ऑलरेडी प्लान। गोइंग फर्दर दैट टाइम विल कम, यू विल डू these summits successfully। बास्केटबॉल खेलना भी शुरू कर दिया आपने, आप बता रहे थे कि सोचा कि बास्केटबॉल क्यों नहीं खेल सकते, तो खेलना शुरू कर दिया। अब ये बास्केटबॉल तो आप ग्राउंड में खेलते होगे, व्हील चेयर पे ही खेलते होगे, है ना? यस सर। तो मोबिलिटी बड़ा चैलेंज है ग्राउंड में एबल बॉडीड के साथ खेलना, और उसमें मोबिलिटी उनके बराबर आप खेल रहे हैं। तो ये अगेन फिर से यही प्रूव करता है कि आप जो भी आपके समक्ष है उनके सामने आप सक्षम रूप में खड़े हैं। ये सक्षमता आपके चरित्र की पहचान है, और इसलिए मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप डिसेबल्ड लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। आप एक संस्था है जिससे जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, क्लॉज। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, सबसे पहले मेरी व्हीलचेयर बास्केटबॉल में जो एंट्री हुई थी वो थोड़ा अलग तरीके से हुई थी। आफ्टर एक्सीडेंट मैं रनिंग करना चाह रहा था, और मैं उस रनिंग लेग के लिए, जो बुलेट रनिंग लेग होता है, उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहा था। तो मैंने वो ट्रायल भी कुछ कुछ जगह किया था जिसमें पर मुझे स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। एंड समहाउ मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम इसलिए ज्वाइन की थी ताकि मुझे आगे जाके ये जब मैं आगे कंटिन्यू करूं तो मुझे स्पॉन्सर मिल जाए। तो देन फर्स्ट टाइम मैंने जब ट्रायल दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल के लिए। एंड उसके बाद हम तीन नेशनल में अभी खेल चुका हूँ एज ए स्टेट कैप्टन, और टीम काफी अच्छा कर रही है। हम यहाँ के प्लेयर कर रहे हैं, तो अब इसमें मन लग गया है बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एथलीट लोग से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करने का हमें चांस मिलता है, और हम उनके प्रॉब्लम्स को सुन पाते हैं या उनके बारे में जान पाते हैं कि इस सेगमेंट में दिक्कतें क्या है। तो और बहुत लोग को हम घर से बाहर निकाल पा रहे हैं। मतलब मैं स्पोर्ट्स, मतलब व्हीलचेयर बास्केटबॉल को ये इस तरीके से देखता हूँ कि लोग काफी अलग फील करते हैं जब घर से बाहर निकल के आते हैं और कोई खेल खेलते हैं।
तो इसलिए अभी ये इस गेम से मैं कनेक्टेड हूँ। और क्लॉ जो है सर, क्लॉ स्टैंड फॉर कंकर लैंड एयर वाटर। और क्लॉ जो है, जो हमारे एक्स पैरा एसएफ और मार्कोस कमांडो की टीम है, जो अभी रिसेंटली लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी सियाचिन ग्लेशियर में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने एक्सपेडिशन किया हुआ था, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी के साथ। तो 8 जो पर्सन थे, जो पीपल विद डिसेबिलिटी, उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर कुमार पोस्ट तक उन्होंने क्लाइम किया। और आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट टास्क था जो उन्होंने पूरा किया है। आगे भी क्लॉ के 2 लक्ष्य हैं, वाटर वर्ल्ड रिकॉर्ड और एयर वर्ल्ड रिकॉर्ड का। जो अभी आई थिंक वाटर वर्ल्ड रिकॉर्ड मालदीव्स में और एयर वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई में होने वाला है, और उसका भी मैं पार्ट हूँ। कोइंसिडेंटली मेरा जो एल्ब्रूस वाला एक्सपीडिशन है सियाचिन के टाइम रहा, तो मैं उसमें पार्ट नहीं कर पाया। सो होपफुली बाकी के जो उसमें है, मैं जरूर डेफिनेटली पार्ट करूंगा। ये आपके मैं अचीवमेंट देख रहा था, फर्स्ट इंडियन डबल लेग एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट किलिमंजारो, फर्स्ट इंडियन डबल लेग एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट कोशिजुको, ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट इंडियन डबल लेग एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एल्ब्रस, first double leg amputee who did successfully skydiving from 1400 feet, 14,000 feet. तो ये जो अचीवमेंट है, दीज आर नॉट मीन अचीवमेंट, बड़े हाई लेवल के ये रिकॉर्ड्स हैं. Represented 3 times Chhattisgarh wheelchair basketball team as captain, national para swimmer, certified scuba diver. तो आपने तो जिंदगी के तीनों आयाम को बड़े सफलता के साथ छुआ है, नभ, जल और भूमि। तो कौन सा ऐसा अभी लगता है आपको कुछ छूटा जा रहा है जो करना बाकी है? आपकी विश लिस्ट में तो बहुत सारी चीज होंगे, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में क्या ऐसा है जो आप हाल फिलहाल में फौरन करना चाहते हैं? मेरा फोकस मेन माउंटेनियरिंग ही है सर अभी तो। जो 7 समिट का टारगेट मेरा है, तो नेक्स्ट जो मेरा है माउंट एकांकागुआ का टारगेट मेरा है। आई थिंक दिसंबर में हम उसे करने वाले हैं। सो वी आर अरेंजिंग स्पॉन्सरशिप फॉर द सेम। अगर रिसोर्सेस हमारे पास रहेंगे तो हम डेफिनेटली अभी दिसंबर में ये क्लाइम कर पाएंगे सर। तो राइट नाउ प्रायोरिटी अभी मेरा माउंटेनियरिंग का ही है। देन अभी जो क्लॉक के वर्ल्ड रिकॉर्ड आ रहे हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो अभी ये 2 ही चीजें हैं। पैरेलली अगर अपॉर्चुनिटी मिले मे बी, पर आई थिंक जो एक्सपेडिशन के टाइमलाइन है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं जो नेक्स्ट पैरालंपिक के जो नेशनल आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। पर राइट नाउ मैं माउंटेनियरिंग पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफी मेरे लिए अहमियत रखता है अभी। तो जब मैं ये एक्सपेडिशन पूरा कर लूंगा तो मे बी मैं फिर से पैरालंपिक्स में आ जाऊँ। बट राइट नाउ प्रायोरिटी मेरा माउंटेनियरिंग है। तो चतसेन, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है इस तरह के डिस्कशन करने का और अपने दर्शकों को कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जागरूक करना, जानकारी देना जो साधारण से अलग हटके हैं। हमारी टैगलाइन है पैशन टू प्रोफेशन। For those who are so passionate about certain activities, certain things in life, that they make it their profession, or they are professionals who are so passionate about certain things that they leave their profession behind and pursue their passion full time. You are a professional and you are passionate about many things. In Captain's Cut, our endeavor is to bring such outstanding personalities who are so passionate that they forget about their profession, or they are so professional that they are so passionate about their profession that that becomes their motto of their life. So in Captain's Cut, we would like to know from personalities like you, what is your driving force? What keeps you motivated? What keeps you cheerful? And what makes your resolve stronger? Do you do meditation?
Yes, sir. You are a spiritual person also? Yes, sir. Somehow. Somehow. Little bit. Somehow. In fact, I never wanted to ask, personal questions or probing questions about your spirituality, about your religion, or any other things. But I know that those who are passionate and real professional to a very high level, they are a spiritual person and they do meditation. Not only when we talk about meditation, Indian style of meditation, they have their practices, they have their entire regime how to remain focused. So I just wanted to know how you keep yourself focused. आई थिंक सर मेरा जो सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स है, आई थिंक मैं हमेशा हमेशा पहले के जैसे बनना चाहता था आफ्टर एक्सीडेंट भी, जब मेरा लेग एम्प्यूट हो चुका था और दोनों लेग नहीं थे, पर फिर भी मैं हमेशा अपने आप को पहले जैसा देखता था। मैंने अपने आप को कभी कम नहीं आंका, या फिर मैं वो सारी एक्टिविटीज करना चाहता था जो मैं पहले करता था। मैं पहले जो जो जंगल में घूमता था दोस्त लोगों के साथ, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे नए नए लोगों से मिलना पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है। तो मैं वो सारी चीजें करना चाहता था जो मैं पहले करता था, और यही एक सबसे बड़ा आई थिंक मेरे लिए फैक्टर है जो फ्रीडम का, या जब जो मैं पहले व्यक्ति था वही बनना चाहता था, तो इसी कारण मैं सारी एक्टिविटीज कर पाया। तो यही एक सबसे बड़ा फैक्टर था। और दूसरा जो आप मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी का जैसे बोल रहे हैं आप, तो ये बहुत जरूरी है सर। जब हम माउंटेन्स में होते हैं, या और कोई भी चीज, जब आप स्पोर्ट्स में भी खेल रहे हैं, तो सबसे पहला जो मुझे जरूरी चीज लगता है, आपका फिजिकल फिटनेस काफी जरूरी है। और आई थिंक जब आप फिजिकली काफी फिट होते हैं या स्पोर्ट्स वाली जो एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी हिल करता है। कहीं ना कहीं आपको बोल सकते हैं कि आपकी मानसिकता भी उससे काफी अच्छी होती है। स्पोर्ट्स और फिटनेस आई थिंक ऐसा चीज है जो आपको कहीं ना कहीं वो मेंटल वाला जो चीज रहता है, स्ट्रेंथ आपको देता है। और उसके साथ साथ जब आप माउंटेन्स में होते हो, तो मुझे लगता है कि कई जगह ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको मुझे लगता है कि आप शायद हार मान जाएंगे या फिर टूट जाएंगे, क्योंकि जब आपके दोनों आर्टिफिशियल लेग हैं और क्लाइंबिंग कर रहे हैं, एनर्जी आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं बाकी लोगों से, और थक बाकी लोग से जितना एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो थकेंगे भी वैसे ही। तो कई सेक्शन ऐसे आते हैं, लेग पेन करता है या और भी ऐसी चीजें होती है कि लगता है यार ये नहीं हो पाएगा। सो समहाउ वो जो आपका जो विल रहता है, या आपका जो विजन है, या आप अपने पैशन को लेके या अपने एम को लेके जो डेडिकेटेड हैं आप, और आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल फिटनेस के साथ फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मेंटल स्ट्रेंथ काफी मायने रखता है। तो उसके लिए जो नॉर्मल जो योगा प्राणायाम जो या हम मेडिटेशन करते हैं, वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, और मैं उसको काफी फॉलो करता हूँ। तो हम फिजिकल फिटनेस के साथ भी इसका काफी ध्यान रखते हैं। थैंक यू चित्रसेन। इनफैक्ट मैं आपके जरिए दर्शकों को ये बताना चाह रहा था कि जितने भी लोगों से मैंने इंटरव्यू किया है कैप्टन्स कट में, 80% of them are in extreme sports, and I found them very spiritual, may not be religious but spiritual. And someone told me that spirituality comes naturally and automatically, because once you have stared death, आई टू आई कॉन्टेक्ट जब होता है आपका मौत के साथ, आंखों में आंख डाल के सामने देखते हैं मौत को, तो उसके बाद स्पिरिचुअलिटी अपने आप आने लगती है। आप एक बड़ी विशाल शक्ति के बारे में यकीन करने लगते हैं कि वो है जो सारा कुछ नियंत्रित कर रही है। तो इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि स्पिरिचुअलिटी जो आती है, जो एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर कोई सिंगुलर सिमिलरिटी उनमें है तो वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, और ऐसे लोग अच्छे इंसान भी अपने आप ही हो जाते हैं। तो मैं अब आपका वो प्रोफेशनल साइड जानना चाहता हूँ। आप सिविल इंजीनियर हैं, एज प्रोफेशन आप क्या करते हैं? सर बाय प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में मैं वर्क करता हूँ, जो यहाँ पे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए हाउसेस बनाने का काम करती है, उस पर मैं काम करता हूँ। सो मैं अभी स्टेट ऑफिसर का भी चार्ज देख रहा हूँ, तो हमारे अंडर में मार्केटिंग, सेल्स और पूरे पॉलिसीज बनाने का जो होता है कि हम कैसे लोअर रेट्स में या कैसे इकोनॉमिकल उसमें हम लोगों को घर मुहैया करा सकें, तो उसमें मेरा काम है सर। देखिए, सौभाग्य वाली बात है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ भी आप समाज का भला कर रहे हैं, और वहाँ भी ऐसा कुछ आप कर पा रहे हैं जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन समाज को भले करने के लिए लोग जरूर रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। और ऐसे लोगों के साथ बहुत लोगों की सद्भावनाएं, शुभकामनाएं और आशीर्वाद जुड़े रहते हैं। जिस परिस्थिति में आप हैं, कई बार अवसाद हो जाना स्वाभाविक है, डिप्रेशन हो जाना स्वाभाविक है। आपको नहीं हुआ होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन आपके जरिए मैं ये अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि किसी भी सक्षम आदमी के साथ भी अवसाद हो सकता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, चरित्र में और आपके व्यवहार में क्या विशेषताएं जरूरी हैं जिससे कि आप अवसाद के क्षण पास में ही ना आने दें, ऐसे समर्थ प्रयास करते रहें? सर सबसे पहले तो ये सारी चीजों को बहुत सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को अवसाद होता है या अवसाद नहीं भी हुआ है, तो बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे लगती है जिसे सामान्य मानना बहुत जरूरी है। कि कई लोग जैसे संघर्ष देखना ही नहीं चाहते हैं। मतलब ये होता है कि हमेशा वो हाईएस्ट पीक में रहना चाहते हैं, उन्हें डाउन में आना पसंद नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप जब लाइफ स्पेंड करते हैं, जैसे हम माउंटेन्स में भी रहते हैं, तो कई बार हम ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, फिर एक लास्ट में क्लाइंबिंग करते करते हम हाईएस्ट पीक को प्राप्त करते हैं। सो अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ। हम हमेशा एक सिचुएशन में नहीं रह सकते, और कहीं ना कहीं हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम शायद फेल हो सकते हैं या हम गिर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है, मुझे लगता है, कि वो अस्वीकार्य करता है या इन चीजों को असफल मानता है। इंसान मेरे ख्याल से असफल तब तक नहीं है जब तक कि वो कोशिश करना नहीं छोड़ा है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप जब कोई चीज के लिए काम करेंगे तो आप डेफिनेटली आगे भी बढ़ेंगे, और हो सके गिर भी सकते हैं। और गिरेंगे तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने जो चीज चाहते हैं आप उसे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जब आप गिर जाएंगे तो उठने की इच्छा शक्ति रखेंगे। तो कई बार ये होता है, लोग वो चीज को करते हैं जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर चीजें रहे जिसे वो करते हैं, या फिर एक सोसाइटिकल जो प्रेशर होता है उसके कारण चीजें करते हैं, तो जिस कारण वो उठ नहीं पाते हैं। तो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी है, जो जिसके लिए वो पैशनेट हो, जो उन्हें पसंद हो, वो काम करें। और या फिर ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो तो डेफिनेटली लोग चीजों को शेयर करने से डरते हैं। तो आई थिंक पहला चीज जो करना चाहिए वो है कि आप अपने आसपास के लोगों से वो सारी चीजें शेयर करो। कोई चीज शेयर करके आप गिर नहीं जाओगे या असफल नहीं कहलाओगे, बल्कि आपके दिमाग से वो सारी चीजें दूर होंगी। और हो सके आपको किसी दूसरे से उसके लिए आइडिया मिल जाए, मे बी कोई दूसरा उसके बारे में जानता हो, या ये एक चीज जरूरी कि आप स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहें, या मे बी आप फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, ताकि वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस जो है उससे निकल जाए। या आपके आसपास जो बच्चे हैं उनसे खेलें, पेट से खेलें। तो इस तरीके से चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जो आपको खुशी देती हो, मेरे ख्याल से उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई चीजें हो तो डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, जो सबसे अहम है। अच्छा, एक बड़े सफल पर्वतारोही, उन्होंने मुझे कहा कि आम लोगों को ये गलतफहमी है कि पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल है। उनका कहना था कि उतरना ज्यादा मुश्किल है। क्या वो सही बोल रहे बिल्कुल थे? सर, अच्छा, बहुत वो सही सर। आई थिंक जितने एक्सीडेंट होते हैं माउंटेन्स में, वो वापस उतरने के टाइम ही होता है। और उतरना काफी चैलेंजिंग होता है, मेरे लिए तो और ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि क्लाइंबिंग करते टाइम हम अपनी एनर्जी लगा के क्लाइंब कर लेते हैं, पर स्पेशली आर्टिफिशियल लेग के साथ स्लिप होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, जब स्पेशली एकदम डाउन हिल हो।
तो काफी प्रिसाइसली एकदम एक एक स्टेप देख के बहुत उतरना होता है, तो उतरना काफी कठिन होता है। और माउंटेनियरिंग मतलब अलग अलग जैसे मिसकॉन्सेप्शन है, कई लोग बहुत आसान समझते हैं, कई लोग बहुत कठिन समझते हैं। तो आई थिंक ये माउंटेन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और माउंटेन्स की उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होती है, तैयारियां होती है, और उसके हिसाब से हम करते हैं। या कई लोग को ऐसे लगता है अगर कोई माउंटेन को मैं क्लाइंब कर ले रहा हूँ तो वो माउंटेन काफी आसान है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। बट जस्ट राइट नाउ अभी एल्ब्रूस में 5 लोग खराब मौसम कारण नहीं रहे, उनकी मौत हो गई और 11 लोग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ नहीं यार, ये तो माउंटेन्स अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है, और ये हम वहां से बच के आ गए। या तो मुझे भी खुद में रियलाइज हुआ यार हमने बहुत बड़ा काम किया है, कि हम बोल सकते हैं कि ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि मतलब अभी हम जिंदा हैं और सकुशल वापस आ गए। इंजीनियरिंग करना अपने आप में साधारण काम नहीं है। उसके बाद नौकरी करना, नौकरी करने के दौरान इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये लाइफ में बैलेंस बनाने, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने का तो एक बड़ा चैलेंज रहता ही है। इसके अलावा जिस तरह की एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं, एक और चैलेंज है, वो है रिसोर्सेज, फाइनेंसेस। पैसे बहुत खर्च होते हैं, और पर्सनल लेवल पर सभी के सोर्स बड़े लिमिटेड होते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में किसी को इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा जो बड़ा वेल टू डू हो और अपने खर्चे खुद ही उठा सकता हो। तो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हैं, कैसे आप मीट आउट कर पाते हैं अपने एक्सपेंसेस को? इस पे सर कुछ प्रोजेक्ट तो मैंने स्पॉन्सर्ड किए हैं, या ऐसे रहे कि उसमें स्पॉन्सर्ड भी रहे हैं और खुद मेरे पैसे भी इन्वॉल्व रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला था वो मैंने खुद से किया हुआ है। एल्ब्रूस और किलिमंजारो में 50-50 है कि मतलब मैंने स्पॉन्सर भी लिया हुआ है और खुद के पैसे भी लगे हैं। सो समहाउ ऐसा ही मैनेज कर रहे हैं इसको अभी तक। तो रिसोर्सेज की काफी दिक्कतें होती है, एंड होपफुली हम जिस हिसाब से क्लाइंबिंग कर रहे हैं हमें इन फ्यूचर काफी अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। आई थिंक जिस हिसाब से अचीवमेंट ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम। सो होपफुली देखते हैं, हमें भविष्य में बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं शायद। अच्छा, आपके एम्प्लॉयर इस तरह की एक्टिविटीज को एनकरेज करते हैं, आपको परमिट करते हैं? आई थिंक इसके बारे में यहाँ पे कुछ ऑफिशियली नहीं बोल पाऊंगा। इनफैक्ट मेरा मकसद ये जानना था कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है तो बहुत अच्छी बात है, सबको पता होना चाहिए। इस तरह के बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नहीं कर रहा है तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब टॉप मैनेजमेंट में कमिटमेंट सबके इंडिविजुअल एम्प्लॉय लेवल तक अलाइन करते हों। मेरा पूछने का मकसद ये था कि आई हैव कम अक्रॉस मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉय की इस तरह की एक्टिविटीज को फाइनेंस भी करते हैं और बड़े खुशी से फाइनेंस करते हैं। सो दैट इज नॉट ए बिग इशू, बट देन finding sponsors is something which you keep searching for, isn't it? मैं इनफैक्ट दर्शकों को ये बताना चाह रहा था कि अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे ऑडियंस हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इस तरह के वीडियो को देखते हैं और इसके जरिए वो जानते भी हैं चित्रसेन साहू इस तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्पॉन्सरशिप के भी बड़े फायदे हैं। हाई विजिबिलिटी होती है, लोगों उनका विजिबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोग जानते हैं, और पीक पे खड़े होकर जब आदमी देश का झंडा साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन का झंडा भी फहराता है, तो ये मुझे मालूम है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और कोई साधन सुविधा नहीं है जिस पर इतनी ऊंचाई तक पहुंच सके और इतने प्रोमिनेंटली डिस्प्ले हो सके। तो जो पोटेंशियल स्पॉन्सर्स हैं वो इस बारे में जरूर ध्यान रखें कि जो चित्रसेन कर रहे हैं वो पहली बात तो ये साधारण नहीं है, बहुत असाधारण गतिविधियों में वो इस वक्त लगे हुए हैं। उनके डेडिकेशन और उनके सक्सेस के चांस हमेशा से बहुत अधिक रहे हैं, जो भी प्रयास उन्होंने किए हैं सफल रहे हैं। तो ऐसे में जो स्पॉन्सर्स हो सकते हैं पोटेंशियल,
उनको ये पता होना चाहिए कि उनके लोगो, उनके ब्रांड की विजिबिलिटी इससे बेटर और कोई अपॉर्चुनिटी में आ नहीं सकती। तो ध्यान रखें, मित्र सेन साहू का मैं कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर करूंगा वीडियो के साथ, उनका व्हाट्सएप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी शेयर करूंगा, इस अपील के साथ कि जो भी इच्छुक हो वो डायरेक्ट उनको संपर्क करें और इस तरह के अवसर में उनको समर्थन दें, उनका उत्साहवर्धन करें। जितने भी इस आपकी परिस्थिति में सफल लोग हैं, वो सारे जानते हैं और हम लोग भी समझते हैं कि बिना परिवार के समर्थन के, सहयोग के इस तरह के कार्रवाई करना आसान नहीं है। तो जाहिर है कि आपको आपके परिवार का समर्थन मिला होगा। वो किस तरह का समर्थन आपके परिवार से मिलता है? शुरू से ही काफी अच्छा सपोर्ट रहा है सर। मतलब अगर मैं अपने एजुकेशन की ही बात करूं, मैं एक किसान परिवार से हूं। तो जिस हिसाब से मेरी एजुकेशन रही, मैं गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। तो शुरू से ही एक जो मोरल सपोर्ट होता है और एक बोलते हैं कि नहीं, कि आपको कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, ऐसे करके कि हम खड़े हैं, आपको कोई भी दिक्कत हुई तो शुरू से ही एजुकेशन लेवल से ही आफ्टर उसके बाद एक किसान परिवार के बच्चे को इंजीनियरिंग कराना ही अपने में बड़ी बात होती है। तो वहां तक भी गया। और उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई तो मुझे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं किया गया कि उस दिन हुआ क्या था, ऐसे करके। तो आई थिंक इससे बड़ा सपोर्ट और किसी फैमिली से नहीं मिल सकता। लोग जनरली क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मेरी फैमिली ने कभी नहीं पूछा। और उसके बाद भी जब माउंटेनियरिंग और एक्सपीडिशन की चीजें आई, तो मैंने, क्या होता है जब आप कोई चीजें करते हैं और उसका सक्सेस रेशियो रहता है, और आपने अपनी फैमिली को शुरू से ही जो आपके डिसीजंस रहे हैं उसमें आपने बोल सकते हैं कि आप तरीके से आपने कन्विंस किया हुआ है और उसने आपको प्रूव किया हुआ है, तो आपके लिए फैमिली को कन्विंस करना या फैमिली का सपोर्ट करना लाजमी हो जाता है। तो शुरू से ही ऐसा ही था। और मैंने जब एक्सपीडिशन करना स्टार्ट किया तो मैंने छोटे छोटे पिक से स्टार्ट किया। तो वो सबको मालूम था, घर वालों को। और जब मैंने पहली बार डिक्लेयर किया किलिमंजारो के बारे में, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी फैमिली को बताया था कि प्लान से पूरा सुना, और चाहता था कि वो पूरे सुने प्लान को और उनको कैसा लगता है, ऐसा करके। सो उनको काफी अच्छा लग रहा है अभी, वो काफी प्राउड फील करते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है और अपना बेटा ऐसा कर रहा है, ऐसे कर। सो आई थिंक ये मेरे लिए पर्सनल, आई थिंक मैं फील करता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर खुश है तो फिर तो काफी सपोर्ट मिला है फैमिली से। आप जो हमारे युवा दर्शक हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगे? जिंदगी में सफलता के क्या सूत्र हैं? आपके समझ के हिसाब से युवाओं को क्या शेयर करना चाहेंगे आप? आई थिंक मेरे इस जो पूरे कन्वर्सेशन में जो हमने जो कुछ बातें जो कही है, उसको अगर कोई बैठ के अगर लिखना स्टार्ट करे तो वो सारा सार इसमें निकल जाएगा। एक जो चीज थी वो कि एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं। जो चीज चाहते हैं, जिसके लिए पैशनेट हो, वही चीज करें। और सकारात्मकता के साथ कोई चीज करें तो मुझे लगता है कि आउटकम जरूर निकलेगा और आप सफल जरूर होंगे। अगर गिर भी जाते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक फिर से उठने की इच्छा शक्ति रखेंगे। और मुझे लगता है यही मंत्र है जो आई थिंक सबको फॉलो करना चाहिए। या आपके मंत्र अलग भी हो सकते हैं, पर डेफिनेटली किसी काम को करते रहना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस आएंगे और उसको आपको ओवरकम करना है, रुकना नहीं है वहां पे। तो इसीलिए एक स्टेप लेना जरूरी है और उसके बाद उसे कंटिन्यूअस रखना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को फॉलो करें, डेफिनेटली सब सक्सीड हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अपना ये कार के बारे में जरा बताइए। आपकी जो कार है वो भी बड़ी चर्चा का विषय रही। आपने 2017 में एक कार खरीदी, उस कार के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा, ये बताइए। सर क्या है, कई सारी चीजें हमारे यहाँ ऐसी है कि हम हमारे आसपास में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं होता है। स्पेशली डिसेबिलिटी सेगमेंट में ये सारी चीजें हैं। जब मैंने 2017 में कार ली थी तो मैंने काफी प्लान किया हुआ था, मैंने पॉलिसीज देखे थे, तो उसके हिसाब से आखिरी में मैंने सेटिस्फाई होकर मैंने कार परचेज किया था।
बट आरटीओ ने मुझे डिनाई कर दिया मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन करने से। लाइसेंस तो दूर की बात, लाइसेंस इसलिए क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन दे देते कार का तो उन्हें लाइसेंस देना पड़ता, तो वो मुझे रजिस्ट्रेशन करने से, मेरे नाम से, खुद के नाम से करने से इनकार कर दिया। तो हमारा एक प्राइमरी डिमांड था कि आप किसी को किसी के नाम में कार रजिस्टर कैसे करते हैं या लाइसेंस कैसे देते हैं, आप उनका ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो मेरा भी एक प्राइमरी डिमांड था कि आप मेरा ड्राइविंग टेस्ट लीजिए और डिसाइड करिए। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वो फियर के कारण, वो डिसेबिलिटी को लेके उन्होंने मेरा कार रजिस्टर नहीं किया, और मैंने 3 महीना स्ट्रगल किया और उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दिया। फिर 1.5 साल के मेहनत के बाद एक रिजल्ट आया था, आई थिंक अब उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है स्टेट में। तो ये एक चैलेंज था और एक माइंड सेट था आरटीओ का। आई थिंक वो एक परसेप्शन जो बना हुआ है डिसेबिलिटी को लेके, या फिर फियर जो है कि ये ड्राइव नहीं कर सकते हैं या फिर मे बी पब्लिक के लिए डेंजर हो। तो आई थिंक आप जो बाकी लोगों के लिए जो चीजें फॉलो करते हैं प्रोसीजर, वो वही करिए। और हमारा डिमांड एक बहुत लाजमी था, तो हाई कोर्ट ने उसे सुना और काफी अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया कि अडॉप्टेड व्हीकल क्या हो सकते हैं या इनवैलिड कैरियर्स व्हीकल जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने काफी अच्छा डिसीजन दिया हाई कोर्ट ने, और उसका फायदा आज हमारे स्टेट में काफी कुछ मिल रहा है। और हम इस पे काम कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सल गाइडलाइन जो है ड्राइविंग लाइसेंस और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कार के लिए आ जाए। तो उसके लिए अभी भी संघर्ष चल रहा है, पर अभी भी उस डिसीजन के बेसिस में फायदा बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट सोशियोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम होता है, और ये आरटीओ जिसके आप हवाला दे के बता रहे हैं उसके दिमाग में भी शायद यही होगा कि अगर वो डबल एम्प्यूटी है तो ये संभव ही नहीं होगा, कर ही नहीं सकता, कैसे कर पाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है इसको ब्रेक करना ही ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप होता है। और आप बड़ी सक्षमता से, जाने कितने सारे आपने स्टीरियोटाइप ब्रेक किए हैं। डबल एम्प्यूटी पर्वतारोहण नहीं कर सकता, डबल एम्प्यूटी स्काई डाइविंग नहीं कर सकता, डबल एम्प्यूटी गाड़ी नहीं चला सकता। ऐसी बहुत सारी बातें जब लोग आपके बारे में जानते हैं तो ये समझते हैं कि एक सक्षम प्रयास की आवश्यकता होती है, सफलता उसके बाद आखिर में आ ही जाती है। और आप जिस बैकग्राउंड से हैं उसी बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, और शायद आपने भी बचपन में वो कविता पढ़ी होगी, बूंद जो मोती बनी, पढ़ी है शायद। वो कविता में ये फिर है से रिपीट करिए सर। है जी। कविता, हाँ, कविता कविता फिर से रिपीट करिए सर। बूंद जो मोती बनी। ये कविता एक नहीं सर। मोती बनने की कहानी है, कैसे एक बूंद मोती बन जाती है। ये सारे बादलों में बूंदें थीं इकट्ठी, और एक पानी की बूंद, जल की बूंद बाहर निकलना चाह रही थी, बाहर की आबो हवा माहौल देखना चाह रही थी, और बाकी और लोग मना कर रहे थे कि बाहर मत जाओ, बाहर निकलोगे बादलों से बाहर निकलोगे जमीन पे गिरोगे और धरती सोख लेगी, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन बूंद वो आगे बढ़ के बाहर का माहौल देखना चाहती थी, और जब बाहर निकली तो गिरी तो, लेकिन उसका सौभाग्य था कि एक मोती, एक सीप, खुले हुए सीप में जाके गिरी, और गिर के वो मोती में परिवर्तित हो गई। तो ये कहानी, कविता का सार ये है कि जो प्रयास करता है वो सफल भी होता है, और सफल ऐसा होता है कि वो रोल मॉडल बनता है समाज में। आपसे वार्ता करके चित्तसेन, मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी प्रसन्नता हुई, और मुझे बड़े गर्व का अनुभव होता है कि मैं एक ऐसे सक्षम व्यक्ति से उनके जीवन के कुछ क्षण पर चर्चा कर पाया। उनसे वार्ता करके मुझे भी बहुत हौसला मिला, और इस वार्ता से हमारे दर्शकों को भी जिंदगी को एक नए आयाम से, एक नए नजरिए से देखने की इच्छा हुई होगी, और उनको पता होगा कि सिर्फ सोचना ही एक कठिन काम है, उसके बाद अमल में लाना बड़ा आसान होता है। बाहर निकल करके देखें, दुनिया बड़ी रंगीन है, दुनिया बड़ी मनमोहक है। और आप जो बता रहे हैं कि मुझे मिलना पसंद था, मुझे घूमना पसंद था, साधारण अवस्था में जिनको हम बड़ा मुश्किल समझते हैं वो आप बड़े आसानी से करते रहे।
तो चितसेन आपके भविष्य के लिए, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार और मित्रों के सुख और स्वास्थ्य की कामना करता हुआ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपसे कन्वर्सेशन करने का मौका मिला, स्पेशली जब मैं खेल से जुड़े हुए लोग और डिफेंस से जुड़े हुए लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूं, तो आई थिंक मैं काफी प्राउड फील करता हूं, क्योंकि किसी वक्त मैं भी डिफेंस के लिए काफी पैशनेट था और उसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया तो मैं सारा चीज नहीं कर पाया। सो थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आज।